नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। दिल्ली में हुई कल 7 कमांडरों की बैठक। सीडीएस हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद ये पहली बैठक बुलाई गई है और चीफ सीडीएस बनाने पर निर्णय। दूसरी बड़ी अपडेट, पाकिस्तान में ओआईसी सम्मेलन छोड़ भारत आए 5 मध्य एशियाई देश के विदेश मंत्री। पाकिस्तान को लगा करारा झटका, पाकिस्तान रोता हुआ उठाया कश्मीर का मुद्दा। तीसरी बड़ी अपडेट, तो दोस्तों, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में 7 विधानसभा सीटें बढ़ी। परिसीमन आयोग का प्रस्ताव, जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 सीटें बढ़ें। पीओके के लिए 24 सीटें रिजर्व। बड़ी खबर निकल के आ रही है, 24 सीटें अभी भी पीओके के लिए सीट रिजर्व है, यानी पीओके भारत का अभिन्न अंग होगा जल्द ही। चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सीमा विवाद के बीच भारत ने चाइना को दिया झटका। एक अपने नए राजदूत को बदल दिया है, प्रमुख प्रदीप कुमार रावत को नियुक्त किया है। इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच ईडी का सिकंजा बच्चन एंड कंपनी पर, आपको बता दें 3 घंटे तक पूछताछ हुई है श्वेता बच्चन से, वो हम आपको बताएंगे। यूएपीए के तहत नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर लगा प्रतिबंध। जी हाँ, जाकिर नाइक पर भारत सरकार ने कसा शिकंजा। तो एक एक करके दोस्तों बताएंगे। बीएसएफ को मिली बड़ी सफलता, बांग्लादेश के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल लुफ्तर रहमान सहित 5 गिरफ्तार हुए हैं, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, संसद में भी कुछ एक बड़ी खबर निकल के आई जो कि कई बिल पास हुए, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें पीओके को लेकर भारत ने कर दिया बड़ा खेला। परिसीमन आयोग, चुनाव आयोग ने पीओके पर उठाया बड़ा कदम। जी हाँ दोस्तों, परिसीमन आयोग ने कश्मीर में 1 तो जम्मू में 6 सीटें बढ़ाई। दोस्तों, आपको बता दें पीओके भारत का एक अभिन्न अंग था और फिर से अभिन्न अंग होगा। इसको लेकर एक बार फिर से चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। परिसीमन आयोग ने, दोस्तों, कश्मीर के लिए बने परिसीमन आयोग ने एक बार फिर से बड़ा ऐलान किया और उन्होंने कहा कि जम्मू में जो है वो 6 विधानसभा सीटें अतिरिक्त निकाल दी है, यानी परिसीमन के बाद 6 और अतिरिक्त विधानसभा सीटें निकाली, जबकि कश्मीर में 1 विधानसभा सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इनमें जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 सीटें हो जाएंगी। इसमें एसटी के लिए 9 और एससी के लिए 7 रिजर्व सीटें रखी जाएंगी। वहीं सबसे बड़ी बात जो ये है वो पीओके के लिए 24 सीटें अभी भी रिजर्व होंगी। जी हाँ, 24 सीटें। इस तरीके से जम्मू कश्मीर विधानसभा में 83 सीटों को बढ़ाकर 90 करने का प्रस्ताव है। आपको बता दें कि आयोग ने इस पर 31 दिसंबर 2021 तक सुझाव मांगे हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर में पहली बार अनुसूचित जाति एससी को चुनावी आरक्षण दिया जाएगा। परिसीमन आयोग के सुझाव की पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कड़ी आलोचना की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि जनगणना की अनदेखी हो रही है। एक इलाके के लिए 6 सीटों और कश्मीर के लिए केवल 1 सीट का प्रस्ताव देकर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश है। उधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने ट्वीट करके कहा है कि आयोग की सिफारिशें पूरी तरीके से अमान्य हैं और ये पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। दिल्ली के अशोका होटल से सोमवार को परिसीमन आयोग की बैठक हुई और इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, बीजेपी की केंद्र सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह समेत तमाम लोग शामिल हुए हैं। फारूक के साथ उनकी पार्टी के सांसद हसनैन मसूदी ने भी बैठक में हिस्सा लिया है। सभी ने आयोग की अध्यक्षता रंजना प्रकाश देसाई, मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त के शर्मा के साथ बैठक में हिस्सा लिया है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से पीओके को लेकर आपको क्या लग रहा है कि 24 सीटें जो रिजर्व की गई हैं पीओके की लेकर, उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना न भूलें। हम चलते हैं एक और अपडेट। दिल्ली में हुई बड़ी बैठक, 7 कमांडरों समेत थल सेना चीफ ने, जी हाँ, सीडीएस को लेकर ये बड़ी बैठक हुई है। दोस्तों, सेना के 7 कमांडरों को अहम बैठक के लिए कल दिल्ली बुलाया गया और यहाँ बैठकों में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। शीर्ष सरकारी सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि कमांडरों के सम्मेलन में सेना के सभी कमांडरों को दिल्ली बुलाया गया, जिनमें चीन के साथ सीमा पर सुरक्षा स्थिति से लेकर नए सीडीएस तक की चर्चा। चॉपर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत के निधन के बाद सेना की पहली बड़ी बैठक है। आपको बता दें कि 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 12 अन्य की मौत के बाद
पहली बार ये कमांडर एक साथ बैठक किए हैं। आपको बता दें कि इसमें जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से चीन की आक्रामकता के साथ साथ पाकिस्तान से भी निपटने की तैयारी है। इसके साथ ही नए CDS के चुनाव पर भी बातचीत हुई है। एक और अपडेट लेते हैं। पाकिस्तान में हुए OIC यानी मुस्लिम देशों की बैठक में सम्मेलन OIC सम्मेलन छोड़ भारत आए 5 मध्य एशियाई देश। दोस्तों, पाकिस्तान एवं सऊदी अरब द्वारा आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के सदस्य देशों के विदेश मंत्री परिषद की 17वीं बैठक रविवार को इस्लामाबाद में हुई। इस बैठक में अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री खान मुत्ताकी और OIC महासचिव भाग ले रहे हैं। OIC के कुल 57 देशों में से 20 विदेश मंत्री इस्लामाबाद बैठक में भाग लिए, जबकि 10 उप मुख्यमंत्री या राज्य मंत्री अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जापान, जर्मनी और अन्य गैर OIC देशों के प्रतिनिधियों को भी बैठक में आमंत्रित किया गया है। लेकिन इसी बीच रविवार को भारत में अफगानिस्तान में संकट एवं क्षेत्रीय संबंधों के मुद्दे पर बातचीत हो रही है, जिनमें मध्य एशियाई देश किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री भाग लिए। एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, सीमा विवाद के बीच भारत ने चीन में बदले अपने राजदूत प्रदीप कुमार रावत को किया नियुक्ति। दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने सीनियर राजनयिक प्रदीप कुमार रावत को चीन में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया। 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFF अधिकारी रावत वर्तमान में नीदरलैंड में भारतीय राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने सोमवार को अपने बयान में कहा है कि प्रदीप कुमार रावत जल्द ही चीन में भारत के राजदूत का कार्यभार संभालेंगे। फिलहाल चीन में विक्रम मिस्त्री भारत के राजदूत के रूप में तैनात हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। दोस्तों, मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने पाकिस्तान में कश्मीर पर कही बड़ी बात। इस्लामिक सहयोग संगठन OIC ने अपनी बैठक में एक बार फिर से कश्मीर का राग अलापा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने OIC के महासचिव ईसेन इब्राहिम तहा के साथ एक बैठक में कश्मीर के मुद्दों पर चर्चा की है। अपनी बैठक के दौरान दोनों ने कश्मीरी लोगों के आत्मसमर्पण और अधिकार प्राप्ति के उनके संघर्ष में उनका समर्थन जारी करने की बात कही। OIC की 17वीं विशेष बैठक पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में रविवार को आयोजित की गई थी। पाकिस्तान और सऊदी अरब द्वारा आयोजित इस बैठक में OIC के कुल 57 सदस्य देशों में से 20 देशों के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। 10 उप मंत्रियों ने OIC में अपने अपने देशों को प्रतिनिधित्व किया था। OIC की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि दोनों पक्षों ने जम्मू कश्मीर मुद्दे के घटनाक्रम और कश्मीरी लोगों को उनके वैध अधिकार प्राप्त करने के संदर्भ में समर्थन की बात कही है। एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, जाकिर नाइक पर भारत सरकार ने कसा शिकंजा। UAPA के तहत जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध लगाया गया। दोस्तों, भारत सरकार ने भगोड़े जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च सहयोग संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध UAPA के तहत लगाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DN पटेल वाले ट्रिब्यूनल ने आज प्रारंभिक सुनवाई के मामले को उठाया है। इसके बाद देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में अपने बयान बात रखी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के रूप में भी जाना जाता है ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहा है जो देश की सुरक्षा के प्रतिकूल है और शांति एवं सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने और देश की धर्मनिरपेक्षता वाले माहौल को बाधित करता है। गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 37 धारा 3 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने IRF ने गैर कानूनी संगठनों के रूप में घोषित किया। एक और अपडेट दोस्तों, पनामा पेपर लीक मामले में ऐश्वर्या राय से 3 घंटे पूछताछ। बड़ी खबर निकल के आ रही है। ससुर अमिताभ बच्चन भी जांच के दायरे में। बड़ी खबर दोस्तों, दुनिया भर में चर्चित पनामा पेपर्स मामले में बच्चन परिवार की ईडी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही, बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय दिल्ली के लोक भवन में ईडी के सामने पेश होने पहुंची हैं। सूत्र के मुताबिक ईडी के अधिकारी ऐश्वर्या राय के सवालों को बात कर रहे हैं। आपको बता दें, सवालों की लिस्ट जो थी वो तैयार हुई, इसमें से करीब 3 घंटे पूछताछ हुई। दरअसल पनामा पेपर्स मामले में भारत के करीब 500 लोगों के शामिल होने के बाद सामने आए थे। इनमें नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बिजनेसमैन, हर वर्ग के प्रमुख लोगों के नाम हैं।
इन लोगों पर टैक्स की हेराफेरी का आरोप है, जिसको लेकर टैक्स अथॉरिटी जांच में जुटी। हाँ, इस बीच आपको बता दें अब जो है वो अमिताभ बच्चन भी इसकी रडार में आ चुके हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी को झटका हार रहे खैबर पख्तूनख्वा स्थानीय चुनाव। दोस्तों, पाकिस्तान में इमरान खान के नेतृत्व वाले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई पार्टी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्थानीय चुनाव मतगणना में कई जिलों में चुनाव हारी, जबकि जमीयत उलमाए इस्लाम बढ़त बनाए हुए है। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी की करारी हार शुरू हो चुकी है। 23 में विदाई हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के 17 जिलों में रविवार को मतदान हुआ और प्रांत में 6 साल के अंतराल के बाद यहां चुनाव कराए गए। मतगणना सोमवार सुबह से शुरू हो गई। आपको बता दें डॉन रिपोर्ट की माने तो डॉन की रिपोर्ट के अनुसार 63 तहसील परिसरों के मेयर के अनौपचारिक परिणामों के अनुसार JUI 1F उम्मीदवार ने अपने प्रतिद्वंदियों से आगे चल रहे, क्योंकि PTI को प्रांत के कुछ हिस्सों में झटका लगा, जहां आवामी नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी पार्टी बनाए हुए हैं। पेशेवर में JUIF उम्मीदवार थे। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें BSF को मिली बड़ी सफलता। बांग्लादेश के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल लुफ्तर रहमान सहित 5 गिरफ्तार। दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल BSF को सोमवार को बड़ी सफलता मिली। BSF ने जवानों ने उत्तर 24 परगना जिले के वसीरहाट सब डिवीजन के स्वरूपनगर और वसीरहाट पुलिस सब डिवीजनों में कुल 5 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। BSF ने सोमवार को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में 3 पुरुषों और 1 महिला और 1 ट्रांसजेंडर को गिरफ्तार किया। इनमें बांग्लादेश के सदीखिरा के भोमरा इलाके के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल लुफ्तर रहमान भी शामिल हैं, जिनके नाम पर बांग्लादेश सरकार पहले भी हुलिया जारी कर चुकी है। BSF के मुताबिक लंबे समय तक वो फर्जी आधार, वोटर कार्ड, पासपोर्ट बनाकर भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित भारी सुरक्षा के साथ राम सेतु पहुंचे चीनी राजदूत। हिंदू मंदिरों का किया दौरा। श्रीलंका के खिलाफ कोई चाल तो नहीं, क्या ये बड़ी खबर? दरअसल आपको बता दें श्रीलंका में चीन के राजदूत क्यू जुंग होंग ने शुक्रवार को भारी सुरक्षा के बीच एडम्स ब्रिज का दौरा किया है। वो तमिल बहुल उत्तरी प्रांत को 2 दिवसीय यात्रा पर थे। श्रीलंका नौसेना और थल सेना के सदस्यों की सुरक्षा के बीच राजदूत को एडम्स ब्रिज तक ले जाया गया। एडम्स ब्रिज या राम सेतु उत्तरी पश्चिमी श्रीलंका और भारत में दक्षिणी तट से दूर रामेश्वरम के पास मन्नार के द्वीपों के बीच स्थित है। चट्टानों को श्रीलंका में स्थित ये पुल 48 किलोमीटर लंबा है और मन्नार की खाड़ी को पाकिस्तान जल मध्य से अलग करता है। राजदूत ने एडम्स ब्रिज के उस स्थान का दौरा किया है जो श्रीलंका के तट से लगभग 17 मील की दूर पर स्थित है। हाल ही के दिनों में किसी चीनी राजदूत की उत्तरी जाफना प्रायद्वीप की पहली यात्रा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर राम सेतु को आखिर क्यों देख रहे हैं चीनी? आखिर राम सेतु के जरिए चीन की नई साजिश क्या है? क्या राम सेतु के बारे में और राम सेतु का इतिहास जानने के लिए चाइना यहां पर अपने गुप्तचर भेजे हैं? आखिर क्या है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि राम सेतु से चीनी भन्नाए हुए हैं। अगली एक और अपडेट, नौसेना ने समुद्र में उतार दिया बाहुबली रडार को चकमा देने में सक्षम 4 गैस टरबाइन इंजन। जाने शक्तिशाली युद्धपोत मार मुगाओ की खूबियां। दोस्तों, आपको बता दें भारतीय नौसेना ने गोवा मुक्ति दिवस के मौके पर ही दूसरी स्वदेशी विध्वंसक युद्धपोत मार मोर मुगाओ को अरब सागर में पहली बार ट्रायल के लिए उतार दिया है। प्रोजेक्ट P-15B क्लास के इस युद्धपोत को 2022 के मध्य में नौसेना में शामिल करने की योजना है। INS विशाखापत्तनम प्रोजेक्ट P-15B क्लास के तहत निर्मित पहला जहाज है। इसे 21 नवंबर को मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। अब इस श्रेणी के दूसरे युद्धपोत मार मुगवानो को ट्रायल में उतार दिया गया है। तो दोस्तों, आपको बता दें काफ़ी खतरनाक और डेंजरस है। पाकिस्तान को इससे चीन को समुद्र में करारा झटका लगेगा। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। पाकिस्तान ने भारत की तरफ भेजा ड्रोन तो BSF ने 5 राउंड फायरिंग में साजिश को किया नाकाम। सर्च ऑपरेशन भी जारी। दोस्तों, पाकिस्तान लगातार आतंकी हरकतें कर रहा है। इस बीच पाकिस्तान के गुरदासपुर में भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से भारत में ड्रोन भेजने की कोशिश को BSF ने नाकाम कर दिया। देर रात गुरदासपुर के कासोल बॉर्डर आउटपोस्ट पर पाकिस्तान ड्रोन को देखा गया था, जिसके बाद मौके पर मौजूद BSF के जवानों और एक महिला जवान ने ड्रोन पर 5 राउंड फायर किए थे, जिसके बाद ड्रोन पाकिस्तान की सीमा में वापस लौट गया था। इलाके में सर्च ऑपरेशन भी की गई।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शनिवार को बीएसएफ ने बताया है कि उसने पंजाब के फिरोजपुर इलाके में सीमा पार के आए ड्रोन को मार गिराया था। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, हमें मंजूर नहीं। जी हाँ, जम्मू को 6 सीटें ज़्यादा देने के प्रस्ताव पर भड़के फारूक अब्दुल्ला, 19 सीटों पर होगा आरक्षण। दोस्तों जम्मू कश्मीर विधानसभा का परिसीमन कर रहे आयोग ने जम्मू में 6 अतिरिक्त सीटें गठित करने का प्रस्ताव किया। दोस्तों जम्मू जो है हिंदू बाहुल्य इलाका है, ऐसे में अब भड़के हुए हैं कौन? ये गैंग जम्मू कश्मीर को तोड़ने वाले फारूक एंड कंपनी। इसके अलावा कश्मीर में एक ही सीट बढ़ पाई है जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है। यही नहीं, परिसीमन आयोग ने 16 सीटों के आरक्षण का भी प्रस्ताव दिया है। इन आरक्षित सीटों में से 9 सीटें जनजातीय समुदाय और 7 सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित होंगी। हालांकि परिसीमन आयोग की सिफारिशों पर बवाल मच गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर साइन करने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा पीडीपी ने भी आयोग की रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए भाजपा के इशारों में काम करने की बात कह दी। अब दोस्तों आप परिसीमन नहीं समझ रहे होंगे। दरअसल परिसीमन वो चीज़ें होती हैं जो विधानसभा को गठित करती हैं, नए विधानसभा बनाती हैं। अब परिसीमन के बाद जनसंख्या की दृष्टि से नए विधानसभा का निर्माण होता है। अब जम्मू में दोस्तों आपको बता दें हिंदू बाहुल्य इलाका है, आप हिंदी में समझ लीजिए। हिंदू बाहुल्य इलाका जो है जम्मू और कश्मीर में मुस्लिम ज़्यादा हैं और हिंदू खास करके जम्मू में 6 विधानसभा को और जोड़ दिया गया है, यानी 6 और विधानसभा को निकाला गया है। ऐसे में ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है, क्योंकि इससे अगर हम डायरेक्टली बात करें तो इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि हिंदू बाहुल्य इलाके में ज़्यादा विधानसभा सीटें मतलब ये अपने आप में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अच्छी बात है। कश्मीर में एक है और इसी को देखते हुए सारे गुड़ा गणित निकालने के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा जी हमको फिर से ठगा गया केंद्र सरकार की तरफ से, कोई इसे रोको, कोई इसे रोके तो पाकिस्तान क्या इसे रोकेगा। तो इस तरीके से गृहमंत्री अमित शाह के इस मास्टर गेम को अभी शायद फारूक अब्दुल्ला जो है वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी के इशारे पे हो रहा है। ऐसा लग नहीं रहा बल्कि बीजेपी के इशारे पर हो ही रहा है। अब्दुल्ला जी आप समझ लीजिए, या तो पाकिस्तान से चुनाव लड़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कश्मीर में हार तय है, जम्मू कश्मीर में हार तय है और जम्मू कश्मीर की जनता ही ऐसे देश विरोधी तत्वों को मार के भगाएगी। तो बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें यूएन में अफगानिस्तान की पिछली सरकार के राजदूत ने छोड़ा पद, तालिबान की मांग हमारे नेता की नियुक्ति की जाए। दोस्तों आपको बता दें लगभग अफगानिस्तान के यानी तालिबान जो है वो हर जगह पर काबिज हो चुका है। अब यूएन में भी अफगानिस्तान सरकार के जो राजदूत थे उन्होंने अपना पद छोड़ दिया आखिरकार। अब तालिबान ने मांग की है कि अब आप हमारे नेता की नियुक्ति कर ही दीजिए। संयुक्त राष्ट्र अफगानिस्तान के पूर्व सरकार के राजदूत गुलाम इसाकज़ई ने वर्तमान के तालिबानी शासकों द्वारा उनके स्थान पर अपने राजदूत को नियुक्त करने की कोशिशों के बीच पद से इस्तीफा दे दिया। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता फरहान हक ने बताया है कि इसाकज़ई ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र को बताया था कि उन्होंने एक दिन पहले अपना पद छोड़ दिया। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें जहां पे वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने वाला चुनावी कानून संशोधन बिल लोकसभा में पास। जी हां दोस्तों, चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 सोमवार को लोकसभा में पारित कर दिया गया है। बिल में वोटर लिस्ट में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए वोटर आईडी और लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले हफ्ते बुधवार को चुनावी सुधारों से जुड़े इस विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने बिल को लोकसभा में पेश किया है। उन्होंने कहा है कि सदस्यों ने इसका विरोध करने को लेकर जो तर्क दिया वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत तरीके से पेश करने का प्रयास है। ये बिल एससी के फैसले के हिसाब से ही है। दोस्तों आपको बता दें सरकार इस फैसले को लाने के लिए ये कह रही है कि जो खास करके दो जगह वोट करते हैं आईडी कार्ड बना करके, ताकि ये जो समस्या है ये रुक सके। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, अमेरिका से टकराव हुआ तो डरेंगे नहीं, आखिरी तक लड़ेंगे। बौखलाए चाइना ने अमेरिका को फिर से ईंधन भभकी दे रहा है। दोस्तों आपको बता दें अमेरिका और चाइना में ठनी हुई है। अमेरिका लगातार अपने जंगी जहाज़ों और बेड़ों को समुद्र की तरफ भेज रहा है। खास करके ताइवान को लेकर भी अमेरिका ने अलर्ट कर दिया है। अगर चाइना ताइवान की तरफ बढ़ा तो अमेरिका चाइना की तरफ बढ़ेगा। इसी को देखते हुए एक बार फिर से चाइना ने अमेरिका को ईंधन भभकी देखते हुए शी जिनपिंग ने सीधा बाइडन को कह दिया है कि हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे और जब तक बाइडन और अमेरिका को तबाह नहीं कर देंगे तब तक हम चुप भी नहीं बैठेंगे। हम चलते एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों स्वर्ण मंदिर के मामले में
बेअदबी में 2 घटनाएं में एक आरोपी पकड़ा गया, दूसरे को भीड़ ने मारा, ये आपने सुना। और इसी को देखते हुए दोस्तों बेअदबी को लेकर जो है उसके पीछे कई साजिश होने की खबर निकल के आ रही है। हालांकि विपक्षी जो है वो सरकार पर भड़के हुए हैं। ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। बेअदबी के मामले में लगातार राजनीति भी गर्मा रही है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज में दहाड़ेंगे। जी हाँ, 2 लाख महिलाएं भी होंगी। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी राज्य के दौरे की संख्या में इजाफा हुआ। पीएम मोदी मंगलवार को प्रयागराज जाने वाले हैं और इस कार्यक्रम में दोपहर लगभग 1 बजे करीब 2 लाख से अधिक महिलाएं शामिल होंगी। पीएमओ के अनुसार महिलाओं को आवश्यक कौशल, प्रोत्साहन और संसाधन प्रदान करके विशेष रूप से जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुसार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और आज पीएम मोदी बनारस में होंगे और कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने निकाली उद्धव ठाकरे पे भड़ास। बोले वो पूरा का पूरा दल्ला है, शिवसेना ने हिंदुत्व से कर लिया है समझौता। दोस्तों गृहमंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पे गठबंधन से अलग होने को लेकर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि नामर्द उद्धव ठाकरे है। हमने कहा था कि सरकार बनेगी तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे और उन्होंने भी बैठक में इस बात को स्वीकार किया था। डिप्टी सीएम को लेकर भी बात बनी थी और डिप्टी सीएम देने को चुनाव से पहले भी हम तैयार थे, चुनाव के बाद भी तैयार थे। उसके बावजूद उनकी सीटें थोड़ी कहीं न कहीं तरीके से इस तरीके से आ जाने से और शरद पवार के लालच देने के बाद उन्होंने हिंदुत्व से समझौता कर लिया था। तो सीधा सीधा अमित शाह ने उद्धव ठाकरे और इन महाविकास आघाड़ी सरकार को पंचर सरकार बताया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नाम पर चुनाव मांगने वाले उद्धव ठाकरे की इस बार हवा पता चल जाएगी। तो दोस्तों हम चलते हैं एक और